वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस? स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर और फोर ट्रेट एट अ टाइम इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। मीन्स दो कैरेक्टर को एक साथ पढ़ने को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो कैरेक्टर मीन्स चार ट्रेट्स। Mendel performed dihybrid cross to know any interaction among the character during the inheritance. तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों किया था? मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस ये पता करने के लिए किया था कि जीन्स के बीच में कोई इंटरेक्शन है या नहीं, इनकी इनहेरिटेंस में इंटरेक्शन है या नहीं, इसको पता करने के लिए मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था। मेंडल नेवर परफॉर्म्ड ऑल पॉसिबल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ 7 कैरेक्टर। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर से पॉसिबल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस थे उसको परफॉर्म नहीं किया था। अब मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम समझते हैं नीचे के एग्जांपल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैरेक्टर इसने लिया था वो सीड शेप था और जो सेकंड कैरेक्टर लिया था वो सीड कलर था। अगर हम देखें तो सीड शेप में दो ट्रेट्स हैं, राउंड जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है एंड रिंकल्ड जिसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। वैसे ही अगर हम देखें सीड कलर को तो इसमें दो ट्रेट्स हैं, येलो जिसको हमने कैपिटल वाई से डिनोट किया है और ग्रीन जिसको हमने स्मॉल वाई से डिनोट किया है। अब इनके जो पेरेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? प्योर राउंड येलो एंड प्योर रिंकल्ड ग्रीन। तो प्योर राउंड येलो है जो वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो प्योर रिंकल्ड ग्रीन है वो कौन से हैं? स्मॉल आर स्मॉल वाई। मींस एक डोमिनेंट कौन सा है हमारा? प्योर राउंड येलो और एक रिसेसिव जो कि है प्योर रिंकल्ड ग्रीन। अब यहाँ एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि हमने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसमें हमने एक कैरेक्टर लिया था तो सिर्फ कैपिटल टी लिखा था। तो यहाँ हमने दो कैरेक्टर लिए तो दोनों की इंफॉर्मेशन लिए, जैसे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई से जो गैमेट बनेगा वो कौन सा होगा? कैपिटल वाई। और स्मॉल आर स्मॉल वाई से जो गैमेट बनेगा वो कौन सा होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों की जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास जो F1 प्रोजेनी आएगी वो कौन सी आएगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे तो जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी वो कौन सी आएगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और सारे जितने भी प्लांट बनेंगे वो इसी जीनोटाइप के बनेंगे। अब F1 जनरेशन के प्लांट को लेके हमने सेल्फिंग करा दी जिससे हमें F2 जनरेशन मिली। अगर हम F2 जनरेशन के गैमीट को देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की सेल्फिंग है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक गैमीट फार्मूला देखा था, गैमीट निकालने का फार्मूला जो कि था 2 की पावर n, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। n यहाँ पे कैरेक्टर को शो करता है जैसा कि आपको पता है। हम यहाँ डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ जो n होगा वो 2 हो जाएगा। तो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट जो कैपिटल आर स्मॉल आर है एंड जो सेकंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम तो हमारे पास 4 आएगा। तो 4 टाइप के यहाँ पे गैमेट बनेंगे। पहले कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ ले लो, देन वो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। देन कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ रखेंगे, देन सेम स्मॉल आर के साथ करेंगे कि उसको एक बार स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ रख दिया और एक बार स्मॉल वाई के साथ रख दिया। दोनों 4 टाइप के गैमेट बन गए। तो अब हम इन्हें पुनेट स्क्वायर में रखेंगे। तो अब हम पुनेट स्क्वायर बनाए तो देखेंगे यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट थे तो हम कितने बॉक्सेस बनाए, इसको निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन वाला। तो अगेन जाइगोटिक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला क्या था? 4 की पावर n। तो यहाँ पे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो n तो 2 होगा, ठीक है। तो जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 × 4 16। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 16 बॉक्सेस बनेंगे पुनेट स्क्वायर के अंदर।
इसमें अगर हम देखेंगे तो प्योर राउंड येलो वाला प्लांट टॉप रो में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है और प्योर रिंकल ग्रीन वाला जो है प्लांट वो लास्ट रो में एक्सट्रीम राइट साइड में है। अब इसमें हम फिनोटिपिक रेशियो देखें तो राउंड येलो का होगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, या फिर कैपिटल R स्मॉल y। हमने यहाँ पे जो डैश यूज किया है वो इसलिए यूज किया है बिकॉज कैपिटल R कैपिटल Y आएगा तो चाहे स्मॉल r आए या स्मॉल y आए इसका फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारा है राउंड ग्रीन, इसके 3 प्लांट है। थर्ड हमारा है रिंकल्ड येलो जिसके 3 प्लांट है एंड लास्ट हमारा है रिंकल्ड ग्रीन, उसका 1 प्लांट है। तो इन सब डाटा के बाद जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आया वो आया 9:3:3:1। ये F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो वो क्या है हमारा 1:2:4:1:2:1:2:1:1, ठीक है। टाइप ऑफ फिनोटाइप देखें तो इसका फॉर्मूला हमने यूज किया था 2n, ठीक है। यहाँ पे n जो था हमारा 2 हो गया था जिसकी वजह से हमारे पास 4 गैमीट आए थे। टाइप ऑफ जीनोटाइप देखें तो इसको निकालने के लिए हमने 3 की पावर n यूज किया था, यहाँ पे n 2 था क्योंकि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो 9 आया था। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने 4 की पावर n यूज किया था और यहाँ पे हमारे पास जब हमने n की वैल्यू 2 रखी थी हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो 16 आया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस जो था उसका कंक्लूजन क्या था। मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उसका मेंडल ने कंक्लूजन क्या निकाला था। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने एक 4th पोस्टुलेट क्रिएट किया था जिसका नेम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ को पढ़ते हैं। When 2 or more character inherited, then inheritance of one character is independent of inheritance of other character, and one character inherited just like in a monohybrid pattern. तो it means कि law of independent assortment में क्या होता है, इसका सीधा से मीनिंग ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को अगर हम साथ में स्टडी करें तो ये जो कैरेक्टर है इनके जो ट्रेट्स हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से जाके सेट होंगे गैमेट्स के अंदर। इसका मतलब कि अगर पहला कैरेक्टर है तो अगर उसकी डोमिनेंट जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कैरेक्टर की भी डोमिनेंट जाए, दूसरे कैरेक्टर की रिसेसिव भी जा सकती है। ये सब इंडिपेंडेंटली जाती है। अगर दोनों ही डोमिनेंट प्रेजेंट है तो दोनों में से एक जाएगी ही जाएगी। मतलब गैमेट में हाफ तो जाता है बट ज़रूरी नहीं है कि सारे डोमिनेंट नहीं जाएंगे या सारे रिसेसिव ही जाएंगे, ये इंडिपेंडेंटली जाते हैं। मीन्स कि हाफ सेट जो जाता है क्रोमोसोम का गैमीट में उसमें ऐसा नहीं है कि सारे डोमिनेंट ही जाएंगे या सारे रिसेसिव जाएंगे, डोमिनेंट भी जा सकते हैं, रिसेसिव भी जा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर जो हम लेते हैं वो हाइट लेते हैं और उसकी जो अलील्स हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये रिप्रेजेंट करती है टॉल को और जो स्मॉल टी है वो रिप्रेजेंट करती है ड्वार्फ को। देन सेकंड कैरेक्टर हम ले लेते हैं कलर ऑफ फ्लावर। इसकी जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो रिप्रेजेंट करती है येलो कलर के फ्लावर को और जो स्मॉल वाई है वो रिप्रेजेंट करती है वाइट कलर के फ्लावर को। अब हमारे पास एक प्लांट है, इसमें हम 2 क्रोमोसोम दे देते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, जिसमें पहले क्रोमोसोम में हाइट का कैरेक्टर है और दूसरे क्रोमोसोम में फ्लावर का कैरेक्टर। तो उसके जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरी पॉसिबिलिटी होगी स्मॉल टी कैपिटल वाई। चौथी पॉसिबिलिटी होगी कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन फिफ्थ होगी हमारी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिक्स्थ होगी हमारी कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बेस्ट जो है हम हेटेरोजाइगस वाले से समझ सकते हैं। जैसे कि ये पूरा कंप्लीटली हेटेरोजाइगस है, पहला कैरेक्टर भी है दूसरा कैरेक्टर भी है, दोनों ही हेटेरोजाइगस है। अब इसमें अगर हम देखें जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं। तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका जो डोमिनेंट ट्रेट है कैपिटल टी वो आ गया गैमेट में और जो दूसरा कैरेक्टर है उसका कौन सा अलील आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब दूसरे कैरेक्टर में से
दोनों में से कोई भी ट्रेट आ सकता है, कैपिटल Y भी आ सकता है, स्मॉल y भी आ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर क्रोमोसोम नंबर 1 का कैपिटल T ट्रेट पहले आया है तो क्रोमोसोम नंबर 2 का भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्रोमोसोम नंबर 1 का अगर डोमिनेंट ट्रेट आया है तो क्रोमोसोम नंबर 2 का भी डोमिनेंट ट्रेट आएगा। इसमें इसका कोई भी आ सकता है, रिसेसिव ट्रेट भी आ सकता है, स्मॉल y भी आ सकता है। लेट्स से कि फर्स्ट गैमेट में कैपिटल Y आ गया। देन अगर हम दूसरे गैमेट में देखें, अगेन यहाँ पे कैपिटल T आ जाएगा और इसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर 2 है उसका स्मॉल y आ जाएगा। देन अगर हम तीसरा गैमेट देखें तो यहाँ पे हमारा स्मॉल t आ जाएगा और कैपिटल Y आ जाएगा। देन अगर हम फोर्थ गैमेट देखें तो डोमिनेंट और रिसेसिव में से कोई भी आ सकता है, तो लेट्स से हम रिसेसिव ले लेते हैं फिर से, तो स्मॉल t आ गया। और अगेन फिर इसमें डोमिनेंट सेकंड क्रोमोसोम में डोमिनेंट या रिसेसिव में से दोनों में से कोई आ सकता है, तो अगेन हमने ले लिया रिसेसिव ले लेते हैं हम लोग, तो स्मॉल y आ गया। तो इसका मतलब है ये जो गैमेट फॉर्मेशन अभी हमने किया है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट आया है तो दूसरे कैरेक्टर का भी डोमिनेंट ट्रेट आ रहा है, दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव ट्रेट भी आ सकता है। रैंडमली उसका डोमिनेंट भी आ सकता है, रिसेसिव भी आ सकता है। हाँ, इन द केस अगर सेकंड कैरेक्टर डोमिनेंट ही है तो वो डोमिनेंट ही आएगा। जैसे कि हम इस केस में देखते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसमें कैपिटल T स्मॉल t है, लेकिन बट जो सेकंड कैरेक्टर है उसमें दोनों ही डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल Y और कैपिटल Y। तो यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल T कैपिटल Y बनेंगे और स्मॉल t कैपिटल Y बनेंगे। इन दोनों में से कोई भी आ जाए बात तो एक ही है। इट मीन्स यहाँ पे जो पहला ट्रेट आया और जो उसके बाद दूसरा ट्रेट आया वो दूसरा ट्रेट पहले वाले से इंडिपेंडेंटली है। तो यहाँ तो कंडीशन ऐसी थी कि सेकंड कैरेक्टर हमारा दोनों ही डोमिनेटिंग था, बट अगर हम हेटेरोजाइगस में देखें तो अगर पहले वाले का डोमिनेंट आ गया है, कैपिटल T आ गया है, तो उसके साथ स्मॉल y या फिर कैपिटल Y दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही थर्ड वाले का कुछ भी आ सकता है, डोमिनेंट भी या फिर रिसेसिव भी। ये रैंडमली होता है, कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को देख के नहीं जाता। तो इस लॉ से फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि गैमेट फॉर्मेशन में जो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, सब इंडिपेंडेंटली जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। तो जो ये लॉ है ये यूनिवर्सल नहीं है, इसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज इसका एक्सेप्शन क्यों है? जो ये लॉ है ना ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अब या तो मेंडल की किस्मत अच्छी थी या खराब थी कि जो उसने कैरेक्टर चूज किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए उसके अंदर लिंकेज शो नहीं, अदरवाइज कुछ कैरेक्टर थे जिनके बीच में लिंकेज शो हुई या फिर रिकॉम्बिनेंट आए। अब ये जो टर्म है लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर एक जो कैरेक्टर है वो लिंकेज शो करे, मैक्सिमम कैरेक्टर जो है वो लिंकेज शो नहीं करते हैं। कॉज ये जो लॉ था वो पूरी तरह से सही नहीं था। जीन लिंकेज शो करती है, या मेंडल की किस्मत अच्छी थी या खराब थी कि उसने जो जीन ली थी उसने लिंकेज शो नहीं करी, अदरवाइज जीन लिंकेज शो भी करती है। मैक्सिमम जो जीन होती है वो लिंकेज शो नहीं करती है। स्टिल कुछ जीन लिंकेज शो करती है, लेकिन ज्यादातर जीन जो होती है वो लिंकेज शो नहीं करती, रिकॉम्बिनेंट कम ही आती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल क्रॉस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम टेस्ट क्रॉस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।